आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आपका जो प्रश्न दिया गया था, आप सबको पता है, दर्शन शास्त्र विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न था। प्रश्न हमारा था, अरस्तु की कार्य कारण भाव की प्रयोजन परक संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुत कम लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा, जबकि ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अरस्तु की कार्य कारण भाव की प्रयोजन परक संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। प्रयोजन परक संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। अब इसमें किन चीज़ों को लिखा जाना था, क्योंकि अरस्तु का जो दर्शन है बहुत ही विस्तृत है, तो किन चीज़ों की चर्चा करनी थी, बहुत ही कम लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है जो दर्शन शास्त्र पृष्ठभूमि से हों उनको समझ में बेहतर आया हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इसका डिस्कशन करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप सब में से जितने लोगों को हमारे कार्यक्रम से लाभ हो रहा है, प्लीज़ आप कम से कम एक सहयोग करिए कि कम से कम 5 नए सब्सक्राइबर को चैनल को जो है ऐड करने को बोलिए, जिससे जल्द से जल्द एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया जा सके और आपकी लाइव कक्षाएं और जो भी नए प्रोग्राम सोचा हूँ उसको व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। दूसरी बात है कि कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, देखते हैं तो बहुत सारे लोग। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को कि अरस्तु की कार्य कारण भाव की प्रयोजन परक संकल्पना क्या है। जब भी टिप्पणी लिखने की बात आए तो आपको क्या है, यहाँ पे आलोचनात्मक पक्षों को भी लिखना चाहिए। 1 से 2 पॉइंट इनकी आलोचना भी करनी चाहिए। अब आपको जो इस करना था, आप जानते हैं कि अरस्तु का जो है कार्य कारण सिद्धांत बहुत ही फेवरेट है। इन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत इसी से किया था। सबसे पहले आप जानते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर अरस्तु ने विश्व की व्यापक दार्शनिक व्याख्या करने का प्रयास किया है। किसके आधार पर? अपनी कार्य कारण संकल्पना के आधार पर अरस्तु ने विश्व की व्यापक व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार वस्तु या घटना, ये आप लिख रहे हैं टिप्पणी में, प्रस्तावना से प्रारंभ कर रहे हैं और टिप्पणी में सारी चीज़ें ये लिखना है। इनके अनुसार वस्तु या घटना 4 कारणों का संयुक्त परिणाम है। अरस्तु मानते हैं कि कोई वस्तु या घटना जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी घटती है वो 4 कारणों का संयुक्त परिणाम है, जिनके साथ लक्ष्य कारण या प्रयोजन मूलक कारण भी समाहित होते हैं। मतलब उसका कुछ ना कुछ, कोई भी कारण होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य होता है, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। ये इनका कारण कार्य सिद्धांत है। यहाँ मानवीय कार्यों के आधार पर जो अरस्तु हैं, इन्होंने क्या किया, गलती इनकी कहाँ हुई कि इन्होंने मानवीय कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक घटनाओं आदि की व्याख्याओं को भी इन 4 कारणों पर व्याख्या करने का प्रयास किया। इन 4 कारणों के आधार पर प्राकृतिक कारणों की भी व्याख्या करने की प्रयास किया। अब बात आता है कि कार्य कारण सिद्धांत क्यों लाया गया, कार्य कारण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लौकिक जगत की वस्तुओं के गति एवं परिवर्तन की व्याख्या हेतु, जो हम लौकिक जगत में देखते हैं, जो वस्तु में परिवर्तन होता है, जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में, इस बोर्ड में भी परिवर्तन हो रहा है, मेरे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, आपके अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, तो प्रति क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। उसी को व्याख्यायित करने के लिए अरस्तु ने इस सिद्धांत को लाया, कार्य कारण सिद्धांत को, इसकी जो है संस्तुति किया। आप जानते हैं कि इससे पहले जो प्लेटो थे, इन्होंने क्या किया था, प्लेटो ने अपरिवर्तनशील, आप जानते हैं प्लेटो का दर्शन क्या था, उसके बारे में टिप्पणी आपने लिखा था। तो प्लेटो ने क्या किया, अपरिवर्तनशील प्रत्ययों के आधार पर इन्होंने क्या किया था, परिवर्तनशील मतलब लौकिक जगत की जो वस्तुएं हैं उसका व्याख्या करने का प्रयास किया था। जो इनके प्रत्यय थे, आप जानते हैं अलौकिक जगत से संबंधित थे, और उनके आधार पर, अलौकिक जगत के अपने सिद्धांत के आधार पर इन्होंने लौकिक जगत की वस्तुओं का जो है एक प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास किया और उसमें सफल नहीं हो पाए। उसी के बाद से ही अरस्तु का ये सिद्धांत आया, इन्होंने भी अपनी तरफ से व्याख्या करने का प्रयास किया। अब बात आती है कार्य कारण सिद्धांत की, जो हमारे टॉपिक में लिखना है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। इसके अनुसार क्या है कि गति कोई साधारण गति नहीं है,
अरस्तु कहते हैं कि कोई भी गति या परिवर्तन है वो साधारण नहीं है। प्रत्येक गति का कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। बिना प्रयोजन के कोई भी बदलाव इस लौकिक जगत में देखने को नहीं मिलते हैं। अरस्तु किसी भी कार्य की व्याख्या करने हेतु 4 कारणों को आधार मानते हैं। आइए उन 4 कारणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये मानते हैं उपादान कारक। उपादान कारण या उपादान कारक ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो उपादान कारण वह होता है, वह सामग्री जिससे कार्य का निष्पादन किया जाए। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अरस्तु का दर्शन यदि आपको आता है तो इनका कार्य कारण सिद्धांत जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको जो ये पूछा गया था, यही पूछा गया था इनके कार्य कारण सिद्धांत के बारे में, लेकिन इसने जो बोला था प्रयोजन मूलक, प्रयोजन परक संकल्पना, मतलब किस प्रकार से अरस्तु ने पहले 4 कारण दिए और इन 4 कारणों को बाद में कैसे 2 में समाहित कर दिया, मात्र 2 रह गए, वही आपको दिखाना था इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि उपादान कारक क्या होता है। वह सामग्री जिससे कार्य का निष्पादन होता है, जिससे नए कार्य का निर्माण होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसको हम बोलते हैं उपादान कारक। तो ये आपको याद होना चाहिए उपादान कारक क्या होता है। अभी उदाहरण देके समझाऊंगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा होता है निमित्त कारण। जैसे आपने देखा कार्य कारण सिद्धांत में इन्होंने 4 कारण बताए, तो ये चारों कारण यही है, उपादान कारक, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। तो दूसरा जो निमित्त कारण है वो क्या है, वह जो निमित्त कारण वह कारण है जो उपादान कारक में गति व व्यवस्था लाकर कार्य का निर्माण करता है। यही गति व परिवर्तन के शक्ति का परिवर्तक भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निमित्त कारण। मतलब जो उपादान कारक में गति व व्यवस्था लाकर कार्य का निर्माण करे, और यही गति व परिवर्तन जो है शक्ति का बोधक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निमित्त कारक बोलते हैं। स्वरूप कारण क्या होता है, स्वरूप कारण मतलब निमित्त कारण में निहित किसी वस्तु का आकार या स्वरूप ही जो है क्या है, स्वरूप कारण है। मतलब जो निमित्त कारक है हमारा, उसमें निहित किसी भी वस्तु या जो भी वस्तु का स्वरूप या आकार जो भी उसमें निहित है, वही हमारा क्या है, स्वरूप कारण है। अब बात आती है चौथे कारण की, लक्ष्य की। तो लक्ष्य कारण वो होता है, मतलब कर्ता का लक्ष्य या प्रयोजन ही लक्ष्य कारण होता है। तो अरस्तु का जो दर्शन है वो 4 पिलर हैं। इनके 4 पिलर कौन कौन से हैं कार्य कारण सिद्धांत के, उपादान कारक, निमित्त कारक, स्वरूप कारक और लक्ष्य कारक। इनके बारे में आपने देख लिया क्या होते हैं। अब आइए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। और दर्शन शास्त्र में जब भी टिप्पणी लिखना हो तो आपको उदाहरण देके समझाना होता है। तो आप उदाहरण दे सकते हैं, और जो बहुत पॉपुलर उदाहरण है जो आपको हमेशा देखने को मिलता है, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये चारों कारण कैसे हम समझते हैं, मान लीजिए घड़े का निर्माण हो रहा है, जो मिट्टी का घड़ा बनता है वही निर्माण कर रहे हैं हम, उसी के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। परेशान नहीं होना है, अभी चारों कारण मैं लिखा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो समझिए क्या, मान लीजिए जो घड़ा है, जब घड़े का निर्माण होता है, इसमें 4 कारण कैसे कैसे लगते हैं तब घड़े का निर्माण होता है, जो अरस्तु के अनुसार है। कैसे, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि उपादान कारक। उपादान कारक मैंने बताया कि जो मूल कारक होता है, उपादान का मतलब वह सामग्री जिससे कार्य का निर्माण होता है। तो घड़े का निर्माण किससे होता है, मिट्टी से होता है। तो इसमें क्या हो गया, मिट्टी क्या हो गया हमारा, उपादान कारक हो गया। फिर दूसरा आया हमारा निमित्त कारण। अब निमित्त कारण क्या है, निमित्त कारण है कुम्हार, क्योंकि घड़े को बनाता कौन है, कुम्हार बनाता है। और निमित्त कारण की परिभाषा में हमने देखा था, निमित्त कारण वह है जो उपादान कारक में गति व व्यवस्था लाकर कार्य को निर्मित करता है। मतलब गति और व्यवस्था जो प्रदान करता है उसी को हम बोलते हैं क्या, निमित्त कारक। तो जब घड़े का निर्माण होता है तो उसमें गति और व्यवस्था, आप जानते हैं चाक में गति देता है और उसको व्यवस्थित करता है, कौन करता है, कुम्हार करता है। तो निमित्त कारक यहाँ पे क्या हो गया, कुम्हार हो गया। अब बचा हमारा स्वरूप कारण। कैसे समझते हैं, आप जानते हैं इस घड़े का
इस घड़े का जो स्वरूप होता है वो कुम्हार के मन मस्तिष्क में, दिमाग में होता है। तो वही चीज़ है जो कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े का आकार होता है कि किस तरह से उसको घड़े को बनाना है, वही हमारा स्वरूप कारण होता है। और जब बात आती है लक्ष्य की, तो लक्ष्य क्या है, इसमें घड़े को बनाना लक्ष्य है, तो यही हमारा लक्ष्य कारण हो जाता है। तो आप उदाहरण देके भी समझा सकते हैं कि अरस्तु के दर्शन के अनुसार जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े के निर्माण में मिट्टी एक उपादान कारक है और जो हमारा कुम्हार है वो एक निमित्त कारक है, जो मिट्टी में गति देकर व्यवस्थित करके एक नया स्वरूप प्रदान करता है, एक नई व्यवस्था प्रदान करता है, वो हमारा कुम्हार है। जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से कुम्हार अपने मस्तिष्क में बनी हुई छवि का, अपने मस्तिष्क में जो भी घटक आया रहता है, जिस चित्र को बनाना होता है, उसको जो है घड़े पर प्रदर्शित करता है, अपने लक्ष्य पे उकेरने का प्रयास करता है और फलस्वरूप हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। फलस्वरूप कुम्हार का लक्ष्य घड़ा उसके सामने होता है। तो इस तरह से आपको उदाहरण में समझाना है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं इन 4 कारणों के बारे में, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यही 4 इसके बेस हैं, चारों को नोट करना है। क्या क्या नोट करना है? सबसे पहले उपादान कारक नोट कर लीजिए, वह सामग्री जिससे कार्य का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारक है, ये उदाहरण भी डाल लीजिए। फिर आप लिखिए निमित्त कारण। निमित्त कारण वह है जो उपादान कारक में गति व व्यवस्था लाकर कार्य को निर्मित करता है, कार्य को संपादित करता है। यही गति व परिवर्तन जो है वो शक्ति का परिवर्तक होता है। उदाहरण के रूप में क्या हो गया यहाँ पे निमित्त कारक? कुम्हार। उदाहरण के रूप में घड़े के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारक है। फिर आप आगे नोट करोगे स्वरूप कारक। स्वरूप कारण क्या है कि निमित्त कारण में निहित किसी वस्तु का आकार या स्वरूप ही क्या है? स्वरूप कारण है। जैसे कि घड़े के निर्माण में कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े का आकार। इसी के बाद आप लक्ष्य या प्रयोजनकरण कारक डालोगे। इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे कर्ता का लक्ष्य या प्रयोजन ही जो है वो हमारा प्रयोजन कारण या लक्ष्य कारण है। जैसे घड़े के निर्माण में कुम्हार द्वारा घड़े का बनाया जाना लक्ष्य कारण या प्रयोजन कारण है। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना था। अब आगे क्या करना है, क्योंकि अभी ये अधूरा है, अभी ये अपना कंप्लीट नहीं हुआ उत्तर, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा था, प्रश्न में आपको बताना था किस प्रकार से इन चारों व्यवस्थाओं की, जो इनकी चारों कारण हैं, उनको 2 में समाहित करते हैं अरस्तु। उसके बारे में हम देखते हैं। फिर आगे ये कहते हैं, इतना उदाहरण देने के बाद क्या कहते हैं कि जो स्वरूप के स्तर पर अमूर्त है, अमूर्त जो जिसकी कोई मूर्त ना हो, आप सब जानते हैं, तो जो स्वरूप के स्तर पर अमूर्त है वह मानसिक स्तर पर क्या है? मानसिक स्तर पर क्या हो जाती है? लक्ष्य के स्तर पर मूर्त और वास्तविक हो जाती है। मतलब जो स्वरूप के स्तर पर अमूर्त और मानसिक है, जब अभी हमने स्वरूप नहीं बनाया है, तो जो चीज़ अभी स्वरूप में है, मानसिक है, अमूर्त है, लेकिन वो लक्ष्य के स्तर पर क्या हो जाती है? मूर्त हो जाती है और वास्तविक हो जाती है। कैसे? जैसे जब आपने घड़े का निर्माण का सोचा तो प्रारंभ में क्या था? उसकी कोई मूर्त नहीं थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, आपके मस्तिष्क में था, मानसिक में था। लेकिन जब निर्माण हो गया तो क्या हो गया? उसकी मूर्त एक प्रकार से मूर्त दिखाई देने लगी और क्या हो गया? मानसिक से वो वास्तविक हो गया। तो वही हमने क्या किया है कि जो स्वरूप के स्तर पर अमूर्त व मानसिक था, वही लक्ष्य के स्तर पर मूर्त और वास्तविक हो जाता है। ये आपको बताना है, तब जाके आपका उत्तर पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ कैसे आपने कर दिया कि स्वरूप और लक्ष्य मिलाकर चीज़ों को समेट दिया। चारों को आपने कहाँ पे? उपादान को आपने हटा दिया और निमित्त को हटा दिया। उपादान और निमित्त की चर्चा आपने स्वरूप और लक्ष्य में कर ली, इसी की बात करनी थी। अब यदि आप इसके आगे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्या आपको लिखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। इसमें आपको 2 लाइन और लिखनी चाहिए। क्या? कि निमित्त कारण साधन है एवं गति का स्रोत है, जबकि लक्ष्य कारण साध्य है एवं गति का अंत है।
ये आप लिखेंगे। अतः इसमें भी कोई मूलभूत अंतर नहीं है। इस प्रकार अरस्तु स्वरूप कारण के अंतर्गत निमित्त कारण एवं लक्ष्य कारण को समाहित कर लेते हैं। यहीं पे आपका आंसर समाप्त हुआ। जब अरस्तु जो है लक्ष्य कारण को निमित्त कारण के अंतर्गत समाहित कर लेते हैं और इन्होंने क्या किया, स्वरूप कारण को भी समाहित कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि 4 जो इनके कारण थे वो आके अंत में 2 में हो गए। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये उत्तर समाप्त होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जब भी आप इस तरह का टिप्पणी लिखना होता है आपको आलोचना जरूर करना होता है। ठीक है, तो इनकी आलोचना में आप क्या चीज़ों को लिखेंगे, तो जैसे आप जानते हैं अरस्तु बोलते हैं कि कारणतया सिद्धांत जो है केवल मानवीय कार्यों या कृतियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्यों पर लागू नहीं होता है। ये कहते हैं कि जो इनका कार्य कारण सिद्धांत है वो केवल मानवीय कार्यों और कृतियों पर लागू होता है, प्राकृतिक कारणों और कृतियों पर लागू नहीं होता। जैसे रासायनिक घटनाओं की बात करें तो रासायनिक घटनाओं के भी संबंध में यह लागू नहीं होता, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा क्या है, लक्ष्य एवं स्वरूप काल की दृष्टि से काल से पहले नहीं हो सकते। जैसे लक्ष्य और स्वरूप जो है जब तक वो बना नहीं है आप कैसे मान सकते हो। मान लीजिए आपने घड़े का आकार मान लीजिए, उसका जो ऊपर का व्यास होता है उसको मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर का मान के रखा है, मान लीजिए, तो कैसे आप मान सकते हो कि जब वह बनेगा, क्योंकि वो मैनुअल बन रहा है, जब वह बनेगा तो वो 10 सेंटीमीटर ही होगा, तो उसको आप कैसे मान सकते हो, नहीं मान सकते। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है जो स्वरूप आपने दिमाग में रखा है कार्य लक्ष्य संपादित होने के बाद वही स्वरूप आपको मिले, इसलिए भी इनकी आलोचना की जाती है। तो कम से कम जब भी कोई टिप्पणी लिखे किसी भी दार्शनिक के बारे में, तो जब टिप्पणी लिखना हो तो आलोचना जरूर लिखनी होती है और प्रत्येक दार्शनिक की 1 से 2 आलोचना आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। और इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी आपका जो दर्शन शास्त्र का है वो आपको मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में दर्शन शास्त्र के जो टॉपिक हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो जाएं। निश्चित रूप में आपके पीटी के जो आपका अभी तो आया नहीं है फिलहाल, फॉर्म आने से पहले ही आपका मेंस का जो दर्शन शास्त्र का टॉपिक है समाप्त कर दिया जाएगा। और जो लोग बैच में इच्छुक हैं एडमिशन लेने के, उनके लिए सोमवार से जो है एक प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत जो पेड एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्रारंभ हो रहा है। वहाँ पर चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हैं। यदि आप राज्य विशेष का ही ले लेते हैं तो आपका यूपीएससी लेवल का आप कवर कर सकते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो राज्य विशेष का पैकेज लीजिए, निश्चित रूप से चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए कम से कम 200 वीडियो, मतलब आपको कम से कम 200 घंटे यदि आप पढ़ेंगे ढंग से तब जाकर हिस्ट्री कंप्लीट होगा। इस तरह से डिटेल में चीज़ें कराई गई हैं कि इसके अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब संतुष्ट होंगे आज के उत्तर से और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।